सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपके EVS थ्योरी एंड प्रैक्टिस 1 को। इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखना, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको इस वीडियो लेक्चर के नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक और चीज़, इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करना, अपने स्कूल और कॉलेजेस के ग्रुप में शेयर करना, अपने फ्रेंड्स को भी भेजना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ कुछ ट्रू फॉल्स दे रखे हैं। टाइडल एनर्जी इज एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ट्रू, सही बात है। टाइडल एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी का ही सोर्स है। अब इसका रीजन मैंने पूरा यहाँ पे दे रखा है, आप इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है, इन्वायरमेंट इज कंपोज्ड ओनली ऑफ टू कंपोनेंट्स, लिथोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर। ऐसा थोड़ी है, इन्वायरमेंट ये फॉल्स है, क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर 4 प्राइमरी कंपोनेंट होते हैं, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर। थर्ड है, प्लास्टिक इज एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। कितना बड़ा झूठ है देखो, क्योंकि प्लास्टिक तो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, हम सबको पता है। देन फोर्थ है, इन इकोसिस्टम सेकेंडरी सक्सेशन ऑकर फास्टर देन प्राइमरी सक्सेशन। ट्रू, सेकेंडरी सक्सेशन जो है वो प्राइमरी सक्सेशन के बाद होता है, और इसलिए जो सेकेंडरी सक्सेशन है वो फास्ट होता है एज कंपेयर टू द प्राइमरी सक्सेशन। देन आता है, सुंदरलाल बहुगुणा प्लेड ए इंपॉर्टेंट रोल इन चिपको मूवमेंट। सही बात है, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको मूवमेंट में प्रोमिनेंट इन्वायरमेंटलिस्ट थे, जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है उसमें प्ले किया है। अब कुछ डिफ्रेंसिएशन है, हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड डेजर्ट इकोसिस्टम। देखो, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा ट्रीज और रिच बायोडाइवर्सिटी रहती है, बट जो डेजर्ट इकोसिस्टम होता है ना, वो तो तुम्हें पता ही होगा कि वहाँ पे प्लांट वगैरह कम रहते हैं, वाटर वगैरह भी बहुत कम रहता है। देन क्लाइमेट कैसा रहता है? फॉरेस्ट इकोसिस्टम का जो क्लाइमेट होता है वो ह्यूमिड होता है, मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल यहाँ पे रहती है। बट डेजर्ट इकोसिस्टम में हॉट एंड ड्राई रहता है, बहुत ही कम रेनफॉल यहाँ पे होती है। वेजिटेशन यहाँ पे डेंस एंड डाइवर्स वेजिटेशन रहती है, मतलब लंबे लंबे पेड़ खड़े रहते हैं, बट डाइवर्स इकोसिस्टम में वेजिटेशन बहुत कम रहती है। देन सॉइल फर्टिलिटी, यहाँ की फर्टिलिटी तो काफ़ी रिच होती है, न्यूट्रिएंट ज़्यादा होते हैं, बढ़िया से पेड़ जो है ग्रो करते हैं। बट डेजर्ट की फर्टिलिटी तो बिल्कुल ख़राब होती है, सैंडी सॉइल होती है, ऑर्गेनिक मैटर भी कम होता है। देन नेक्स्ट डिफ्रेंसिएशन आता है, ई वेस्ट एंड द फूड वेस्ट। ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, एंड फूड वेस्ट मतलब वो जो तुम दाल खाते नहीं हो ना और मम्मी को बोल देते हो कि फेंक दो मम्मी, वो होता है फूड वेस्ट। तो ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और कंपोनेंट जो आप ऐसे बेकार हो जाते हैं, आपके नया मोबाइल फ़ोन आपको चाहिए होता है हर साल, उससे जो वेस्ट जनरेट होता है दैट इज़ ई वेस्ट। और फूड वेस्ट मतलब आपने जो खाना पूरा नहीं खाया और फेंक दिया, दैट इज़ फूड वेस्ट। एग्जाम्पल क्या है इसका? ओल्ड कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, बैटरी, और यहाँ पे वेजिटेबल पील्स, स्टेबल ब्रेड या फिर स्पॉइल्ड फ्रूट वगैरह, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, बट ये बायोडिग्रेडेबल होता है। इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? ये टॉक्सिक मेटल रिलीज करता है, जैसे लेड और मर्कुरी। ये रिलीज तो करता है, जैसे मीथेन ही मेंशन, लेकिन तब जब आप इसे प्रॉपरली जो है कंपोजिट ना करो, तब। वैसे नहीं करता, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल होता है। देन आता है नेक्स्ट, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट एंड सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। देखो, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट जो है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, हमारे कार्यों की वजह से। हम गाड़ी चला रहे हैं, उससे पॉल्यूशन निकल रहा है, वो पॉल्यूटेंट एयर में जा रहे हैं, वो सब। लेकिन सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट तो एटमॉस्फेयर में ही बनते हैं, क्योंकि बहुत सारी गैसेस जो एनवायरनमेंट में चली गई वो एक दूसरे से रिएक्ट करती हैं और हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बन जाते हैं। ओरिजिन क्या होता है? ये डायरेक्टली व्हीकल, फैक्ट्री, वॉल्केनोस वगैरह से निकलते हैं, बट सेकेंडरी पॉल्यूटेंट तो ऊपर ही बनते हैं रिएक्शन से। प्राइमरी पॉल्यूटेंट के रिएक्शन से ही सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनते हैं। देन एग्जाम्पल क्या है इसका? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे क्या है? ओजोन और स्मॉग वगैरह। इनकी फॉर्मेशन क्या होती है? ये कोई भी केमिकल चेंजेस इसमें नहीं होते एंड एटमॉस्फेयर में एंटर होने से पहले, बट यहाँ पे क्या होता है कि फोटोकेमिकल और अदर एटमॉस्फेरिक रिएक्शन होता है, और इस वजह से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक, रिवर वाटर कॉन्फ्लिक्ट। रिवर वाटर कॉन्फ्लिक्ट मतलब जब पानी पे लड़ाइयाँ हो, दैट इज रिवर वाटर कॉन्फ्लिक्ट। रिवर वाटर कॉन्फ्लिक्ट कब होता है? जब एक जो नदी है वो कई सारे स्टेट या रीजन से निकल के आ रही है और सबको उस नदी का पानी यूज़ करना है। जब मल्टीपल रीजन और कंट्री जो है वो कंट्रोल करना चाहे, यूज़ करना चाहे एक कॉमन रिवर सिस्टम को, दैट इज द रिवर वाटर कॉन्फ्लिक्ट। अब कॉसेस क्या होते हैं? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है कि देखो, जो जैसे नदी यहाँ से बह रही है, तो मान लो यहाँ पे हरियाणा है, फिर नीचे यहाँ पे कोई दूसरा स्टेट है, तो ये हरियाणा वाले जो हैं यहाँ पे पानी को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि नदी इनके पास से बह के फिर ये दूसरे स्टेट में आ रही है। तो यही होता है कि जो अप स्ट्रीम वाले जो रीजन होते हैं ना, वो ज़्यादा कंट्रोल कर लेते हैं और डाउन स्ट्रीम वाले रीजन को कुछ
पानी कम देते हैं। देन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अर्बनाइजेशन, अब इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, पानी का डिमांड तो बढ़ ही रहा है एग्रीकल्चर के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, इस वजह से भी रिवर वाटर कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड ब्रिजेस, जो ये अप स्ट्रीम वाले लोग होते हैं ना, ये क्या करते हैं, डैम वगैरह बना लेते हैं। अब डैम बन गया तो पानी नीचे वाले स्टेट को जाएगा नहीं, इस वजह से भी लड़ाइयाँ होती हैं। और लैक ऑफ लीगल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, कोई भी मतलब प्रॉपर एग्रीमेंट वगैरह ना होने की वजह से ये नहीं पता है कि कौन सा स्टेट कितना पानी यूज़ करेगा या कौन सी कंट्री कितना पानी यूज़ करेगी। यहाँ पे बहुत फेमस रिवर वाटर डिस्प्यूट के एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। कावरी रिवर डिस्प्यूट, ये क्या था, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कावरी वाटर को शेयर करने के रिगार्डिंग। देन इंडस वाटर ट्रीटी, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई है। जब भी कुछ होता है, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो ये कहा था ना कि इंडस का पानी रोक देंगे, और ETC सुना होगा तुमने। देन यमुना रिवर डिस्प्यूट, दिल्ली हरियाणा उत्तर प्रदेश के बीच में डिस्प्यूट हुआ था यमुना का वाटर यूज़ करने के रिगार्डिंग। इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं कि एग्रीकल्चर ड्रिंकिंग वाटर हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि पानी नीचे वाले स्टेट को बनता नहीं है। फिर पॉलिटिकल अनरेस्ट, प्रोटेस्ट वगैरह होने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा भी मैंने चीज़ें दे रखी हैं, आप पढ़ लेना। देखो मैं तुम्हें बताऊं, EVS का पेपर ना काफ़ी जनरल होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने नहीं पढ़ी होती हैं, तो वो चीज़ आपको बस ध्यान से पढ़ के जानी होती है। वरना पॉल्यूशन क्या होते हैं, टाइप ऑफ पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके होते हो, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चॉइसेस वगैरह भी आते हैं, पेपर हो जाएगा, जितना भी समझ आया ना पेपर में बस लिख कर आना। देन नेक्स्ट टॉपिक है यूट्रोफिकेशन एंड इट्स इम्पैक्ट। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, जब वाटर बॉडी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच हो जाती है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो जाते हैं वाटर बॉडी में, जैसे कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस वगैरह। इसकी वजह से क्या होता है, एक्वेटिक प्लांट और एल्गी, अब न्यूट्रिएंट ज़्यादा है तो कोई ना कोई प्लांट तो ग्रो करेगा, तो एक्वेटिक प्लांट और एल्गी यहाँ पे ग्रो करने लगते हैं, और इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। अब इसका सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट क्या है, जैसे एग्रीकल्चर से जो पानी बह के आता है उसके अंदर फर्टिलाइजर होते हैं, तो इसकी वजह से न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो जाता है। फिर जो फैक्ट्री से डिटर्जेंट और स्वेज वगैरह निकलता है, उससे भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट वगैरह या केमिकल वगैरह हो जाता है वाटर बॉडी में। इसके अलावा इंडस्ट्रीज से जो चीज़ें निकल के आती है। अब प्रोसेस क्या रहता है, देखो न्यूट्रिएंट रिच रन जो है वो वाटर बॉडी में आता है, उसके बाद एल्गी और प्लांट जो है वो ग्रो करना शुरू कर देता है बहुत ज़्यादा, इसे कहते हैं एल्गी बूम। उसके बाद क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वहाँ पे वो डाई करने लगता है, क्योंकि देखो सरफेस पे अगर बहुत, ये सरफेस है, इस पे बहुत सारे प्लांट वगैरह ग्रो कर जाएंगे, तो नीचे जो है ऑक्सीजन सनलाइट जानी बंद हो जाएगी, ऊपर ये ब्लॉक कर देंगे, तो नीचे के जो वाटर बॉडीज के अंदर जो ऑर्गेनिज्म रहता है वो तो मर जाएंगे, जैसे फिश वगैरह। ठीक है, तो यही सारी दिक्कत यहाँ पे होती है। क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो जाती है और एक्वेटिक लाइफ यहाँ पे बढ़ने लगती है। इम्पैक्ट क्या होता है, वीडियो रोक के पढ़ लेना। देन आता है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का मतलब क्या होता है कि हम पहले वाले इकोसिस्टम को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमने डिग्रेड कर दिया, डैमेज कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया है, उसको अब हम सही करने की कोशिश कर रहे हैं, रीस्टैब्लिशमेंट करने की उसकी कोशिश कर रहे हैं। अब नीड क्या होती है, देखो हम नेचुरल रिसोर्सेज को इतना ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, अब सारे ही खत्म हो जाएंगे तो कहाँ से करेंगे, तो रिस्टोर करने की तो ज़रूरत है ना। फिर डिफॉरेस्टेशन, लैंड डिग्रेडेशन इतना ज़्यादा हो रहा है, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना हो रहा है कि अब हमें ज़रूरत है कि हम फिर से उसे ठीक करें। देन टाइप ऑफ रिस्टोरेशन एक्टिविटी, अब क्या क्या हम करते हैं रिस्टोरेशन करने के लिए। सबसे पहले रिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन, मतलब फिर से प्लांट लगाते हैं उसी पेड़ उसी जगह पे। ठीक है, वेटलैंड रिस्टोरेशन, वेटलैंड क्या होते हैं, ये देखो मार्श एंड स्वापी जैसी एक एरिया होती है यहाँ पे। कैसे बताऊँ मैं तुम्हें, जैसे होता है ना, जैसे जैसे एरिया में क्रोकोडाइल रहते हैं, ऐसे मड मड सा होता है, पानी पानी सा होता है, वैसा सा एरिया। अगर तुम्हें और ज़्यादा सर्च करना तो इंटरनेट पे जाके तुम सर्च कर लेना। तो हम क्या करते हैं, वेटलैंड वगैरह को रिस्टोर करते हैं। वेटलैंड बिल्कुल अब क्या करा गया, वेटलैंड बिल्कुल ख़त्म कर दी गए हैं, तो उनको रिस्टोर करते हैं। देन कोरल रीफ रिस्टोरेशन, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हेल्दी कोरल फ्रेगमेंट है जो डैमेज हो गई हैं उनको फिर से रिस्टैब्लिशमेंट करते हैं। इन्वेजन स्पीसीज, इन्वेजन स्पीसीज क्या होती है, इन्वेजन स्पीसीज वो होती है जो बाहर से आई होती है। जैसे यहाँ पे कोई एक प्लांट उगता था, उत्तर प्रदेश के अंदर मान लो कोई प्लांट उग रहा था, और मैंने किसी और कंट्री से, अमेरिका से ला के कोई प्लांट यहाँ पे लगा दिया, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के जो प्लांट थे ना वो सारे मर गए, तो दैट इज इन्वेजन स्पीसीज। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन की फॉर्म में मैंने दिया है, व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज अवेलेबल इन इंडिया, डिस्कस हाउ अडेप्टेशन एक्सपेंशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कैन कंट्रीब्यूट टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। कि पहले तो बताने कि रिन्यूएबल एनर्जी कौन कौन सी है, फिर रिन्यूएबल एनर्जी कैसे हेल्प करती है क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए। तो अब चलो शुरू करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी पहली होती है सोलर एनर्जी, ये तो सब तुम्हें पढ़ा हुआ ही होगा। सोलर एनर्जी क्या होता है, सोलर पैनल लगाए जाते हैं, ये सोलर पैनल है, सनलाइट को कैप्चर करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं फोटोवोल्टिक की हेल्प से।
ठीक है। विंड एनर्जी, विंड एनर्जी में क्या होता है, विंड टरबाइन चलती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, कोस्टल एरियाज में ये यूज़ किया जाता है। देन हाइड्रो पावर, हाइड्रो पावर में क्या होता है, जो पानी बहता रहता है उसे डैम की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है। देन बायोमास एनर्जी, बायोमास एनर्जी क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर मटेरियल होता है हमारा, जैसे क्रॉप से बचा हुआ जो बाकी का है, एनिमल का जो वेस्ट है या वुड वगैरह जो बच जाती है, उसको यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी और फूल प्रोड्यूस करते हैं। देन जियोथर्मल एनर्जी, जो अर्थ सरफेस के अंदर की जो हीट होती है, गर्मी होती है, उसकी हेल्प से हम जब एनर्जी उसकी हेल्प से जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज जियोथर्मल एनर्जी। अब किस तरीके से ये फायदेमंद है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, पहले क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। देखो ग्रीन हाउस गैसेस इससे कम होती हैं, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो नहीं निकालती। फिर क्लीन एयर और वाटर हमारा क्लीन होता है, वाटर पॉल्यूशन खत्म होता है, और ग्लोबल वार्मिंग को भी स्लो करता है। देन एनर्जी सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये फॉसल फ्यूल पर डिपेंडेंसी हमारी कम कर रही है और कॉस्ट इफेक्टिव होती है, सस्ती होती है एज कम्पेयर टू हमारा कोल ऑयल गैस के हिसाब से। जॉब क्रिएशन, रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्रीज जो हैं वो बहुत सारी लोगों को जॉब पे भी रखती है एनर्जी क्रिएट करने के लिए। देन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो प्रोटेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी कम वाटर यूज़ करते हैं, लैंड भी कम यूज़ कर रहे हैं और वेस्ट भी कम प्रोड्यूस करते हैं। देन इंक्लूसिव एंड रूरल डेवलपमेंट, डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी एक्सेस, मतलब अब जो है रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो गांव-गांव तक पहुंच रही है। क्यों? क्योंकि जो सोलर सिस्टम है कोई भी अपने गांव पे लगा सकता है, सोलर पैनल लगा लेगा, एनर्जी से कन्वर्ट करवा लेगा। और वैसे भी अब तो गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है, अगर तुम्हें पता होगा स्कीम वगैरह चल रही है। इम्प्रूव हेल्थ, अब पहले लोग क्या करते थे कि लकड़ी लगाते थे, ईंधन लगा के फिर खाना बनाते थे, उनसे कितनी औरतों के फेफड़े खराब हो जाते थे। बट अब क्लीन फ्यूल यूज़ हो रहा है, इससे एयर पोल्यूशन भी कम हो रहा है और हेल्थ भी हमारी अच्छी रह रही है। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्लास्टिक पॉल्यूशन, इम्पैक्ट एंड सॉल्यूशन। देखो प्लास्टिक पॉल्यूशन तुम्हें सबको पता है कि जो भी प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट और पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से प्लास्टिक पॉल्यूशन होता है, इन्वायरमेंट इससे खराब हो जाता है और इसे प्लास्टिक पॉल्यूशन कहते हैं। अब इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, देखो सोil और वाटर कंटामिनेशन। सबसे पहले जो प्लास्टिक है वो टॉक्सिक केमिकल्स निकालता है, जैसे कि ये सारे नाम थोड़े हार्ड है, तुम खुद पढ़ लेना। सॉयल और वाटर में, जिससे क्या होता है कि जिससे क्या होता है हमारी सॉयल और जो वाटर है वो दोनों खराब होती है। देन थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ एंड मैराइन लाइफ, एनिमल्स क्या कई बार कहते हैं कि जैसे तुम पॉलीथीन वगैरह डाल देते हो, तुमने देखा होगा जो एनिमल्स होते हैं गाय वगैरह वो पॉलीथीन वगैरह खा लेते हैं मिस्टेक से, और इसकी वजह से उनकी जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और वो मर जाते हैं। देन डिस्ट्रप्शन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम, प्लास्टिक वेस्ट नेचुरल हैबिटेट, ब्रीडिंग ग्राउंड और न्यूट्रिएंट साइकिल में इंटरफेयर कर रहा है, अपनी नाक अड़ा रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो खराब हो रहा है। देन नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर, तुम्हें पता ही होगा कि जो प्लास्टिक है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, एकदम से नहीं वो डिकम्पोज होता, बहुत साल लग जाते हैं, 1000 ऑफ ईयर। तो इससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। देन हेल्थ इम्पैक्ट ऑन द प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन के हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, फूड चेन हमारी ख़राब हो रही है, माइक्रो प्लास्टिक ह्यूमन बॉडी में एंटर कर रहे हैं। तुम्हें पता ही होगा इस टाइम पे बहुत ऐसे कहा जा रहा है कि प्लास्टिक के टिफ़िन में नहीं खाना चाहिए क्योंकि माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं वो बॉडी में एंटर करते हैं, ऐसा सब। देन एयर पॉल्यूशन फ्रॉम बर्निंग प्लास्टिक, अब तुम्हें पता ही है यार, अगर कहीं पे भी प्लास्टिक बर्न होता है कितनी गंदी स्मेल आती है और टॉक्सिक गैसेस उसमें रिलीज होती है। देन ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, जो वेस्ट पिकर होते हैं और जो सैनिटेशन वर्कर होते हैं, अगर वो प्लास्टिक को मतलब बहुत ज़्यादा प्लास्टिक के कांटेक्ट में आते हैं तो उनके स्किन में डिसीज़ होना शुरू हो जाता है, फिजिकल इंजरी हो जाती है। अब ये कुछ और ट्रू फॉल्स है, देखो तुम्हारे पेपर में ट्रू फॉल्स आए हैं पहले भी, तो ट्रू फॉल्स आ सकते हैं, इसलिए ट्रू फॉल्स करा रही हूँ। पहला, रेट ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन इज स्लोअर देन रेट ऑफ प्राइमरी सक्सेशन, ये देखो पहले भी आया था और अब भी आया है। सेकेंडरी सक्सेशन ये फॉल्स है, क्योंकि सेकेंडरी सक्सेशन जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सॉइल पे होता है, तो इसलिए सेकेंडरी सक्सेशन ज़्यादा तेज होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी सक्सेशन। अब आता है कोल इज एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन सोर्स ऑफ एनर्जी, सही बात है, कन्वेक्शन सोर्स ऑफ एनर्जी का ये कन्वेक्शन मतलब ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ बायोमास हमेशा अपराइट होता है, नहीं, पिरामिड ऑफ बायोमास जो है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम के केस में इन्वर्ट भी होता है, बाकी में तो अपवर्ट होता है। देन रिवर एग्जाम्पल ऑफ लैंटिक इकोसिस्टम, नहीं, रिवर जो है वो लॉयटिक इकोसिस्टम का है। देखो दो इकोसिस्टम है, एक लैंटिक है एक लॉयटिक है। लॉयटिक मतलब जो फ्लोइंग वाटर होता है, लैंटिक का मतलब होता है जो स्टिल वाटर होता है, जैसे लेक और पोंड। देन आता है सल्फर डाइऑक्साइड इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, फॉल्स, सल्फर डाइऑक्साइड प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। देन हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के 4 मेजर कंपोनेंट है। पहला है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है, लेयर ऑफ गैस जो अर्थ को सराउंड करे हुए है, इसके अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन वगैरह है
और ये यूवी रेस को ब्लॉक करती है ताकि हम लोग प्रोटेक्टेड रहें। मेन लेयर जो एटमॉस्फेयर की ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटोस्फेयर, क्योंकि इसके अंदर ओजोन लेयर है और ये पूछी भी जा सकती है कि ओजोन लेयर कौन सी लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में होता है। देन आता है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर के अंदर सारे जितना भी वाटर अर्थ पे प्रेजेंट है ना वो सब आता है, जैसे ओशियन, रिवर, लेक, ग्लेशियर्स, ये सब। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लाइमेट को रेगुलेट करने के लिए, न्यूट्रिएंट साइकिल के लिए, और सपोर्ट करता है एक्वाटिक लाइफ को। ठीक है, अब आ जाता है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर जितना भी सॉलिड और आउटर मोस्ट लेयर, मतलब जो भी लैंड वाले टाइप का पार्ट है ना, सॉलिड पार्ट, वो सब हमारा लिथोस्फेयर में आता है। ठीक है, सॉलिड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, जिसके अंदर सॉयल, रॉक, मिनरल आता है। इसके अंदर लैंड सरफेस जितनी भी है, जैसे माउंटेन, कॉन्टिनेंट, वैली, ओशन, वो सब इसके अंदर आता है। देन आता है बायोस्फेयर। इन तीनों का जो इंटरैक्शन होता है, ये जो इन तीनों का इंटरैक्शन हुआ, दैट इज बायोस्फेयर। बायोस्फेयर जोन ऑफ लाइफ है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जोन ऑफ लाइफ जहाँ पे ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट से लेके एनिमल तक। ये इन तीनों कंपोनेंट का, बाकी जो ऊपर पड़े, इनके कॉम्पोजिशन से बनता है। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब हमें शॉर्ट नोट लिखना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे, मैनेजमेंट डिसीज पे, रामसर कन्वेंशन पे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देखते हैं। देखो 17 ग्लोबल गोल्स थे जो कि जितनी भी यूनाइटेड नेशन मेंबर्स थे ना, उन्होंने अडॉप्ट किए थे 2015 तक, और उनका एम था कि 2030 तक ये सारे 17 के 17 गोल ये जो है अचीव कर सके। और ये सारे गोल जो थे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग थे। ठीक है, अब इनका पर्पस क्या था कि पॉवर्टी ऐड करना है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, और जो सारे लोग हैं वो पीस और प्रोस्पेरिटी के साथ रहें, ऐसा इनका एम था। अब यहाँ पे मैंने 9 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपको दे रखे हैं, आप रोक के पढ़ सकते हैं। देन इनका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये इंक्लूजन और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है। सस्टेनेबल तो आपको पता होगा कि मीटिंग द करेंट नीड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। देन ये इन्वायरमेंट को कंजर्व करता है और क्लाइमेट चेंज को भी प्रोटेक्ट करता है। इसका एम है कि सब हंसी खुशी रहे, इक्विटी, पीस और जस्टिस के साथ सब रहें। देन आता है मैनेजमेंट डिसीज। मैनेजमेंट डिसीज जो है वो एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है जो मरकरी पॉइजनिंग की वजह से होता है, और ये पहली बार जापान में डिस्कवर किया गया था। ये किस वजह से हुआ था? क्योंकि फिश खाने की वजह से। वो जो फिश थी वो मिथाइल मरकरी से कंटामिनेट थी। ठीक है, और उसे किसी पर्सन ने खा लिया था तो उसे ये डिसीज हो गया था। अब सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? वैसे देखो, तुम्हें इतना सिम्टम्स डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। किससे हुआ था, कहाँ हुआ था, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, इन्वायरमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1000 ऑफ पीपल इससे अफेक्ट हो गए थे, बहुत फिजिकली एंड मेंटली, और सबसे बड़ा डेंजर ये था बिकॉज ये इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वजह से हुआ था, और सबसे बुरा इम्पैक्ट इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन का यही हुआ है। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ा कि देखो, अवेयरनेस बढ़ गई लोगों में, बहुत सारे रेगुलेशन आए इंडस्ट्रियल केमिकल के रिगार्डिंग, और इंटरनेशनल ट्रीटीज भी बनी। एक ये नाम है इंटरनेशनल ट्रीटी का, इसे याद रख सकते हो तो बहुत बढ़िया। देन आता है रामसर कन्वेंशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर याद रखना। ये इंटरनेशनल ट्रीटी थी जो 1971 में साइन हुई थी रामसर, ईरान में, ताकि जो सस्टेनेबल कंजर्व करे जा सके वेटलैंड। वेटलैंड एक बार पढ़ लेना, वैसे मैं तुम्हें बता दिया है वेटलैंड क्या होता है। तो वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बनाया गया था। इसका एम यही था कि जो वेटलैंड है वो ख़त्म हो रहे हैं तो उनको कंजर्व करना और उनको ढंग से यूज़ करना। की फीचर्स क्या थे कि यहाँ पे वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस को समझाना, नेशन और रीजनल एक्शन इनकरेज करना ताकि सस्टेनेबल यूज़ किया जा सके वेटलैंड का। इंडिया के अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ा कि इंडिया ने 1982 में ये कंजर्वेशन को, वेटलैंड कंजर्वेशन को अडॉप्ट किया था, और 75 साइट्स जो थी रामसर की वो इंक्लूड कर दी थी एज ए रामसर साइट्स। क्यों? क्योंकि उनको कंजर्व करना था ना उन साइट्स को। इंपॉर्टेंस क्या है वेटलैंड की, वो एरिया आप पढ़ लेना। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है यूट्रोफिकेशन एंड लैंड डेजर्टिफिकेशन। देखो, यूट्रोफिकेशन में तो मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, ऊपर लैंड डेजर्टिफिकेशन समझा देती हूँ। देखो, जब हमारा जो पूरा लैंड है उस पे से हम जितने भी पेड़ हैं, जितने भी ग्रास वगैरह है, वो सब काट देंगे तो वो क्या बन जाएगा? बंजर ज़मीन बन जाएगा, डेजर्ट बन जाएगा, रेगिस्तान जैसा। तो उसे कहते हैं लैंड डेजर्टिफिकेशन। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड इन एरिड, सेमी एरिड एंड ड्राई एरिया ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। इसमें क्या रीजंस होते हैं कि ओवर ग्रेजिंग करी जाती है, डिफॉरेस्टेशन, पुअर इरीगेशन, फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, वेजिटेशन खत्म हो जाते हैं, वाटर रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है वो ड्राई लैंड बन जाते हैं। यही होता है लैंड डेजर्टिफिकेशन। अब प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन समझते हैं। देखो, प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है, देखो इसे सक्सेशन समझो। पहले क्या था, एक पत्थर था, फिर पत्थर टूटा, पत्थर टूटने के बाद उस पर एक कोई लेजेंड, कोई एक मतलब लावा वगैरह की वजह से पत्थर टूट गया होगा, फिर कोई मॉसेस वगैरह वहाँ पे आया होगा, ठीक है, डेवलप हुआ होगा। उसके बाद एक छोटा सा
पौधा डेवलप हुआ होगा, फिर प्लांट बना होगा, दैट इज सक्सेशन, कि किस तरीके से एक बैरन लैंड से एक अच्छा खासा फॉरेस्ट जो है वो डेवलप हो जाता है। प्राइमरी सक्सेशन जो होता है वो सबसे पहला स्टार्टिंग होता है। यहाँ पे क्या होता है, बेयर रॉक से स्टार्ट करता है या लावा या सैंड ड्यूज से स्टार्ट करा जाता है, मतलब कोई भी सॉइल इसमें नहीं होती। फिर उसके बाद ये मॉसेस वगैरह यहाँ डेवलप होते हैं और ये बहुत ही स्लो होता है, मतलब 100 ईयर्स इसमें लगते हैं डेवलप होने में। ठीक है, जैसे न्यूली फॉर्म्ड वॉल्केनो आइलैंड एंड ग्लेशियर स्टेज ट्रिप। सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है कि देखो मान लो एक पौधा जो था वो बन गया था, बट पौधा जो है वो मर गया, तो वहाँ पे पौधा डिकम्पोज हो गया, तो थोड़ी सी सॉइल वगैरह तो हो गई ना, अब उस पे जब दोबारा कोई पौधा डेवलप होगा, दैट इज सेकेंडरी सक्सेशन। तो सक्सेशन दैट ऑकर इन एरिया जहाँ पे लाइफ वंस एग्जिस्ट करती थी बट वो डिस्टर्ब हो गई है। यहाँ पे ये स्टार्ट होता है सॉइल से, यहाँ सॉइल प्रेजेंट होती है उसके बाद से शुरू होता है, जैसे ग्रासेस, हर्ब और स्मॉल प्लांट, और ये जो है वो फास्टर होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी सक्सेशन। अब आता है एटमॉस्फेयर लिथोस्फेयर, ऑलरेडी ऊपर पढ़ा चुकी हूँ, डिफरेंस देख लेना क्योंकि डिफरेंस में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल हाउ इट इज यूजफुल टू सॉल्व द वेरियस एनवायरमेंटल डिस्कशन। मल्टी नेचर का मतलब है कि कैसे एवीएस जो है हमारा वो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से आया है। तो देखो कैसे आया है, बायोलॉजी से हमने इकोसिस्टम समझा, बायोडाइवर्सिटी समझी, स्पीसीज ट्रांजिशन समझा, अभी पढ़ रहे हैं ना हम ये सब ईवीएस में, तो ये वहाँ से आया है। केमिस्ट्री से हमने पॉल्यूटेंट को कैसे स्टडी करते हैं, केमिकल बिहेवियर क्या होगा एयर वाटर सॉइल में, वो सब समझा। फिजिक्स से हमने समझा कि जो एनर्जी फ्लो है और क्लाइमेट डायनेमिक रेडिएशन है उनके पीछे प्रिंसिपल क्या है। फिर हमने ज्योग्राफी से समझा कि नेचुरल रिसोर्सेज का मैप क्या है, लैंड यूज किस तरीके से है, इन्वायरमेंटल कैसे डिग्रेड हो रहा है, क्लाइमेट जोन क्या क्या है। इकोनॉमिक्स से समझा कि कोस्ट बेनिफिट एनालाइज कैसे करना है किसी इन्वायरमेंटल पॉलिसी का, मतलब कितना कोस्ट और कितना बेनिफिट, इसके हिसाब से। और ये चीज़ें दे रखी हैं, पढ़ लेना किससे हमने क्या लिया, यही तुम्हें लिख के आना है कि हमने किससे क्या लिया है। अब इंपॉर्टेंस क्या है मल्टी डिसिप्लिनरी की, तो यहाँ देखो एग्जाम्पल समझो, एयर पॉल्यूशन है सिटी दिल्ली में, ठीक है। अब साइंस क्या लगेगी इसमें, कि साइंस की हेल्प से हम ये डिटरमाइन कर लेंगे कि कौन कौन से एयर पॉल्यूटेंट हैं और कौन कौन सी एयर पॉल्यूशन की सोर्स है। फिर टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम एयर प्योरीफायर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, पॉल्यूशन मॉनिटरिंग टूल्स वगैरह यूज़ कर लेंगे। इकोनॉमिक्स की हेल्प से अब हम देख लेंगे कि ये ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम यहाँ इंप्लीमेंट करें तो कितनी कॉस्ट आएगी। फिर लॉ एंड पॉलिसी की हेल्प से हम इमिशन स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश कर देंगे, व्हीकल्स को बैन कर देंगे। देन सोशोलॉजी की हेल्प से हम पब्लिक अवेयरनेस एंड बिहेवियर चेंज को करेंगे। ठीक है, तो सारे चीज़ें आगे, एक एग्जाम्पल याद कर लेना, ये लिख के आ जाना, टीचर खुश हो जाएगी। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर इकोसिस्टम सर्विस, एक्सप्लेन 4 डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम सर्विस। देखो इकोसिस्टम सर्विस का मतलब वो है जो ह्यूमंस, मतलब हम लोग इकोसिस्टम से लेते हैं वो सारी सर्विस, और ये हमें फ्री में मिलती हैं, हमें इसका कोई पैसा नहीं देना पड़ता। देखो कौन कौन सी सर्विस, पहली आती है प्रोविजनिंग सर्विस। प्रोविजनिंग सर्विस मतलब जो प्रोडक्ट हम इकोसिस्टम से लेते हैं, जैसे तुम कच्ची कैरी तोड़ लेते हो ना पेड़ से, दैट इज प्रोडक्ट सर्विस। फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन, मीट्स, फ्रेश वाटर, मेडिकल रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल वगैरह। ठीक है, ध्यान से पढ़ लेना और डिटेल में। रेगुलेटिंग सर्विस, रेगुलेटिंग सर्विस का मतलब है जैसे क्लाइमेट को रेगुलेट करना। फॉरेस्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक कर लेता है, जिससे जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है। पॉलिनेशन, जो बीज इंसेक्ट है वो पॉलिनेट करती है क्रॉप को और फूड प्रोडक्शन करती है, तो ये सारी सर्विस। देन आता है कल्चर सर्विस। कल्चर सर्विस मतलब नॉन मटेरियल बेनिफिट होते हैं ये इकोसिस्टम से, जैसे कि रिक्रिएशनल एक्टिविटी, जैसे नेशनल पार्क बना दिया, टूरिज्म हमने बना दिया, तो ये कल्चर सर्विस है। स्पिरिचुअल और रिलीजियस वैल्यू है किसी चीज़ की, तो वो कल्चर सर्विस है। जैसे हम कहते हैं गंगा माँ, गंगा माँ क्यों, क्योंकि हम उन्हें बहुत पवित्र मानते हैं। देन एस्थेटिक वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू मतलब ये तुम जाते हो ना पहाड़ों पे घूमने, अभी बहुत सारे लोग बस एग्जाम खत्म होती है ट्रिप पे जाने वाले हैं, वही सर्विस है जहाँ तुम पहाड़ों पे देखते हो, नज़ारे देखते हो, वही नज़ारों की बात हो रही है बस यहाँ पे। देन आ जाता है सपोर्टिंग सर्विस। सपोर्टिंग सर्विस वो बेसिक सर्विस है जो प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी होती हैं, बट ये मेन सर्विस को सपोर्ट करती है, जैसे न्यूट्रिएंट साइकिल, डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, हैबिटेट प्रोविजन, तो ये मेन सर्विस को सपोर्ट करती है। देन स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, अब इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, देखो इकोसिस्टम वो फंक्शनल यूनिट है नेचर की, जहाँ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं एक साथ। अब इसके अंदर दो तरह की चीज़ें आती है, बायोटिक कंपोनेंट, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये वो फिजिकल और केमिकल फैक्टर है इन्वायरमेंट के जो किसी के भी सर्वाइवल या प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे कि एयर, सनलाइट, टेम्परेचर। ठीक है, ये सब मैंने यहाँ दे रखा है एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट आता है हमारा बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट होता है लिविंग एलिमेंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इकोसिस्टम में होते हैं और इनका ही फंक्शनल रोल होता है, जैसे कि प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होते हैं, जो अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं यूजिंग अ सनलाइट, जैसे कि प्लांट, ग्रीन प्लांट, एल्गी,
ये सब इन्हें कहते हैं हम ऑटोटॉर्पिक। देन कंज्यूमर, कंज्यूमर होता है हेटेरोटॉपिक। ये क्या करते हैं, ये पहले वाले जो प्लांट थे ना ऑटोटॉर्पिक, उन पे डिपेंड होता है अपने फूड के लिए, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फूड पे डिपेंड होता है। अब ऑटो कंज्यूमर जो है वो भी कई तरह के होते हैं, इन्हें डिटेल में ध्यान से पढ़ लेना। पहला प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है, वो हर्बीवोरस, जो कि सिर्फ प्लांट खाते हैं, प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। देन सेकेंडरी कंज्यूमर, जो हर्बीवोरस को खा लेते हैं, जैसे कि फ्रॉग, स्नेक वगैरह। देन टर्शरी कंज्यूमर, ये क्या करते हैं, ये कार्निवोरस को ही खा लेते हैं, जैसे हॉक, टाइगर वगैरह। देन ओमनीवोरस, जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं, जैसे कि हम लोग। देन आता है डीकम्पोजर। डीकम्पोजर क्या करते हैं, ये डेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, उन्हें छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं और उस वेस्ट से अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, अर्थवॉर्म। इसका डायग्राम पूरा दे रखा है कि किस तरीके से सनलाइट आएगी, प्रोड्यूसर पे आएगी, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, यहाँ से फिर टर्चरी और फिर डीकम्पोजर। ये पूरा डायग्राम तुम्हें याद रह जाएगा, मुझे पता है, तो इसे बना के आ जाना। देन आता है फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के फंक्शन क्या है, तो देखो फिजिकल फंक्शन, एनर्जी फ्लो। सबसे पहले इकोसिस्टम ही ध्यान रखता है कि जो एनर्जी है वो वेरियस कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में फ्लो हो, मतलब एक से दूसरे में जाए। जैसे कि जो एनर्जी है वो इकोसिस्टम में एंटर होती है सनलाइट की हेल्प से, जो कि प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट सनलाइट को कैप्चर करते हैं। फिर जो हर्बीवोरस है, जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, वो इन प्लांट्स को खा लेते हैं, तो वो क्या करते हैं अपनी बॉडी में फिर इस एनर्जी को फूड, मतलब एनर्जी, इस फूड को एनर्जी के में कन्वर्ट करते हैं। देन कार्निवोरस में ट्रांसफर होती है और इस तरीके से आगे चलती रहती है। हर एक ट्रॉपिकल लेवल पे एनर्जी लॉस्ट होती है इन फॉर्म ऑफ हीट ड्यू टू मेट्रोपॉलिज्म एक्टिविटी, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आता है बायोलॉजिकल फंक्शन। बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है इसके, फूड चेन, फूड वेब एंड इकोलॉजिकल सक्सेशन। देखो फूड चेन क्या होती है, फूड चेन एक लीनियर सीक्वेंस है ऑर्गेनिज्म का, जहाँ पे एक पर्सन को दूसरा पर्सन खा लेता है। पर्सन इन द सेंस मतलब ऑर्गेनिज्म वगैरह को। अब ये शो करता है कि कौन किसको खाएगा, जैसे ग्रास है, ग्रास को ग्रास कॉपर ने खाया, फिर फ्रॉग को, फिर ग्रास कॉपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने, एंड हॉक। और ये एक सिंपल लीनियर में फॉर्म में चलती है। अब आता है फूड वेब। फूड वेब एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है इंटरकनेक्टेड फूड चेन का, मतलब कई सारी फूड चेन जब आपस में कनेक्ट हो जाती है तो फूड वेब बनता है। मतलब जैसे ये तो एक सिंपल है, लेकिन फूड वेब क्या होता है, वेब मतलब जाला। तो ये क्या होता है, ऐसे ये चार आगे चले गए, फिर इसमें से तीन आ गए, ऐसे करके ये जाला टाइप बना लेता है, ठीक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है कि ग्रेजुअली और नेचुरली जब आप इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन में चेंज लेकर आते हो ओवर अ टाइम। अभी जो हमने दो सक्सेशन पढ़े, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। अब आता है बायोकेमिकल फंक्शन। बायोकेमिकल फंक्शन क्या होता है इसका, इकोसिस्टम का न्यूट्रिएंट साइकिल। तुम्हें पता है जो न्यूट्रिएंट का साइक्लिक मूवमेंट होता है, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फेरस, वाटर, बायोटिक और अबायोटिक के बीच में, इसे कहते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल। तुमने सुना है कार्बन साइकिल, 12th में और 10th में बायो के सेक्शन में ये सारी साइकिल्स थी, अगर तुमने ध्यान से पढ़ी होगी तो। कार्बन साइकिल, इसमें क्या होता है कि कार्बन जो है वो रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस और डिकम्पोजिशन में हमारा सर्कुलेट होता है। देन नाइट्रोजन साइकिल, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट होती है फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन और एसिमिलेशन के थ्रू। फ्रॉस्फेरियस साइकिल, मोर फ्रॉस्फेरियस फ्रॉम रॉक टू सॉइल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर तुम्हें इसे डिटेल में पढ़ना है ना, देखो वैसे तो जरूरत है नहीं, इतना डिटेल में आज तक ये क्वेश्चन आया ही नहीं है, तो मैंने इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। बाकी वाटर साइकिल तो तुम्हें पता ही होगा, इवोपरेशन, कंडेंसेशन, जिससे बारिश होती है, अभी तो हुई है दिल्ली में कल परसों बारिश, बस वही है वाटर साइकिल। देन आता है प्रोडक्ट, नेक्स्ट टॉपिक प्रोडक्टिविटी इन इकोसिस्टम। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि किस रेट पे जो एनर्जी है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दी जाती है प्रोड्यूसर के थ्रू और फिर फूड चेन में पास कर दी जाती है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी इन इकोसिस्टम। अब टाइप ऑफ प्रोडक्टिविटी क्या है, सबसे पहले ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मतलब टोटल एनर्जी जो प्रोड्यूसर जो है कैप्चर करता है फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से जो रेस्पिरेशन प्रोड्यूसर अपने रेस्पिरेशन के लिए जो यूज़ कर लेता है उसके बाद जो बचती है, दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। देन सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, रेट जिस पे कंज्यूमर जो है वो कन्वर्ट करता है एनर्जी को फ्रॉम फूड टू बॉडी मासेस। देन आता है इकोलॉजिकल पिरामिड। देखो इकोलॉजिकल पिरामिड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं जो कि रिलेशनशिप शो करते हैं हमारे फूड चेन के नंबर, बायोमास और एनर्जी के फॉर्म में। पहला पिरामिड होता है हमारा नंबर का, जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म हर एक ट्रॉपिकल लेवल पे कितना होगा वो शो करता है, ये अपराइट और इन्वर्टेड दोनों हो सकता है। देन पिरामिड ऑफ बायोमास, ये दिखाते हैं कि जो बायोमास है, ड्राई मास ऑर्गेनिज्म का हर एक ट्रॉपिकल लेवल पे कितना होगा, तो ये अपराइट होता है फॉरेस्ट के केस में और इन्वर्टेड होता है एक्वाटिक के केस में। पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये शो करते हैं कि किस तरीके से एनर्जी एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल तक फ्लो होती है, और ये ऑलवेज अपराइट होता है क्योंकि एनर्जी हमेशा जो है वो लॉस हो जाती है, कुछ अमाउंट जो एनर्जी है वो हमेशा लॉस होती है। देन आता है हीमोस्टेसिस इन इकोसिस्टम।
हीमोस्टेटिस का मतलब होता है कि इकोसिस्टम अपने आप को किस तरीके से रेगुलेट करता है, इकोलॉजिकल बैलेंस किस तरीके से वो खुद से बना के रखता है। जैसे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम बैलेंस बना के रखता है प्रोड्यूसर, हर्बीवोरस और कार्निवोरस एंड डिकम्पोजर के केस में। अगर एक भी इंसान इसमें गायब हो जाए ना, एक भी प्रोड्यूसर मान लो गायब हो जाए, तो पूरा जो सिस्टम है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या होती है कि स्टेबिलिटी और रिसाइलेंस जो इकोसिस्टम का वो बनाए रखते हैं। ये अलाउ करता है इकोसिस्टम को कि वो रिकवर कर सके डिस्टर्बेंस, नेचुरल डिजास्टर, ह्यूमन इंटरवेंशन से। देन इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, देखो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का मतलब होता है जो हार्मफुल सब्सटेंस और एनर्जी वगैरह इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस करी जाती है हमारे द्वारा, ह्यूमन के द्वारा, और जिससे हमारा जो इकोसिस्टम हेल्थ और नेचुरल रिसोर्सेज है वो खराब होता है। अब ये एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन, सॉयल पॉल्यूशन, थर्मल और नॉइस। ये ऑलरेडी तुम छोटेपन में पढ़ चुके हो, इसे डिटेल में पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं, आई डोंट थिंक सो इसे एक्सप्लेनेशन की भी ज़रूरत है, खुद से पढ़ लेना, याद आ जाएगा। प्राइमरी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट ऑलरेडी अभी पढ़ाया है। न्यूक्लियर हैजार्ड और ह्यूमन हेल्थ रिस्क पढ़ा देती हूँ। न्यूक्लियर हैजार्ड क्या होता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट, रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल या माइनिंग ऑफ रेडियो एक्टिव ओर्स, न्यूक्लियर एक्सीडेंट की वजह से जो न्यूक्लियर प्रॉब्लम होती है उसे न्यूक्लियर हैजार्ड कहते हैं। हैजार्ड का मतलब है कि रेडिएशन सिकनेस हो गई, जेनेटिक म्यूटेशन, कैंसर वगैरह इससे हो जाते हैं। ठीक है, इसे कंट्रोल कैसे करते हैं, तो स्ट्रिक्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल इसमें यूज़ किया जाता है, प्रॉपर स्टोरेज एंड डिस्पोजल किया जाता है रेडियो एक्टिव वेस्ट का। यहाँ पे हम शील्डिंग एंड मॉनिटरिंग इक्विपमेंट यूज़ करते हैं और इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस और पब्लिक अवेयरनेस मेंटेन करते हैं। देन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट वही होता है जो तुम्हारे घर से जो कचरा निकलता है ना, उसे सॉलिड वेस्ट कहते हैं। जैसे अर्बन वेस्ट, हाउस होल्ड का गार्बेज, स्ट्रीट का वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल मेटल वगैरह जो निकलते हैं, और हैजार्डस वेस्ट, टॉक्सिक केमिकल, ई वेस्ट, डिस्कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक। अब देखो इसे कंट्रोल कैसे करते हैं, तो कंट्रोल वाला एक क्वेश्चन आया है, तो इसे मैंने ध्यान से पढ़ लेना। वेस्ट सेग्रीगेशन, इसमें क्या करते हैं कि हम जो वेस्ट है बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, उसे अलग अलग कर देते हैं। रिसाइकलिंग एंड रीयूज, हम यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ वेस्ट है उसे कम करते हैं रिसाइकल करके, कि फिर से हम इसे यूज़ कर ले। देन कंपोजिटिंग, वो जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसे तो हम कंपोजिट ही कर लेते हैं क्योंकि वो तो जल्दी गल जाता है। फिर सैनिटरी लैंडफिल, यहाँ पे क्या होता है कि कुछ साइट वगैरह बना दी जाती है, वहाँ पे सारा वेस्ट इकट्ठा कर दिया जाता है और उसे लैंडफिल साइट कहते हैं, और वहाँ पे जो वेस्ट है वो गलता रहता है, ख़त्म होता रहता है। अब इसके बाद आता है पॉल्यूशन कंट्रोल मीजर्स। देखो पॉल्यूशन कंट्रोल मतलब मेथड और स्ट्रैटेजी जो हम यूज़ करते हैं पॉल्यूशन को एलिमिनेट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। अब कौन से पॉल्यूशन कंट्रोल मीजर है, तो पहला है लीगल मेथड। लीगल मेथड जब हम एक्ट वगैरह बनाते हैं बहुत सारे, उन्हें कहते हैं लीगल मेथड। अब आपको इस सारे एक्ट पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है डिटेल में, कोई एक दो एक्ट का बस नाम याद रख लेना ताकि अच्छे से लिख कर आ सको। देन बायोलॉजिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है, जब हम नेचुरल या इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं पॉल्यूटेंट को, जो पॉल्यूटेंट है उनको कम करने के लिए। जैसे बायो रेडिमेशन, मतलब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ कर रहे हैं सॉइल वगैरह को क्लीन करने के लिए। जिन बायोफिल्टर, बायोफिल्टर मतलब बैक्टीरिया वेस्ट सिस्टम का यूज़ किया जाता है वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए या एयर को प्यूरिफाई करने के लिए। देन आता है फिजियोकेमिकल मेथड। फिजियोकेमिकल मेथड जैसे मैकेनिकल, फिजिकल या केमिकल प्रोसेस का यूज़ किया जाता है पॉल्यूटेंट को रिड्यूस करने के लिए, रिमूव करने के लिए, जैसे फिल्ट्रेशन, सेंडिमेंटेशन या एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ट्रीटमेंट। देन आता है रोल ऑफ सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी मैं ऑलरेडी ऊपर पढ़ा चुकी हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को। सॉल्यूशन केस स्टडी, तो पहला है गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान 1986 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिड्यूस किया था ताकि जो रिवर गंगा है उससे पॉल्यूशन हटा सके। इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि जो भी गंदा पानी आ रहा है उसे पहले साफ करके तब रिवर में डाला जाए और लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाई जाए। अब इसका चैलेंज क्या था कि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं था प्लांट का, इनएडिकेट फंडिंग वगैरह। फिर बाद में इसको नमामि गंगा प्रोग्राम 2014 में रिप्लेस कर दिया गया। देन अदर दिल्ली एयर पॉल्यूशन एंड पब्लिक हेल्थ इशू, जो मेजर पॉल्यूटेंट थे दिल्ली के पॉल्यूशन में वो ये सारे पॉल्यूटेंट थे। अब ये किससे हो रहे थे, व्हीकल एग्जॉस्टन, स्टैम्बल बर्निंग, इंडस्ट्रियल और दिवाली के क्रैकर से। देखो क्रैकर तो कोई सा भी हो, सिर्फ दिवाली के क्रैकर नहीं, क्रैकर कोई सा भी हो, उससे पॉल्यूशन उतना ही होता है। देन हेल्थ इम्पैक्ट क्या था, अस्थमा वगैरह, कार्डियोवास्कुलर डिसीज वगैरह हो रहे थे। देन कौन कौन से मेजर यहाँ पे लिए थे, तो OD1 व्हीकल चलाया था, क्रैकर्स को ब्रांड किया था, ग्रैब रिस्पॉन्स एक्शन प्लान चलाया था, प्रमोट किया था CNG को। इस तक भोपाल गैस ट्रेजरी, भोपाल गैस ट्रेजरी आपको पता है भोपाल में हुई थी, बहुत ही बुरा इंडस्ट्रियल डिजास्टर ही था। और यहाँ पे क्या हुआ था कि मिथाइल आइक्सोनाइट जो था वो गैस निकल गया था जिसकी वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे मर गए थे। और क्योंकि सेफ्टी मेजर्स यहाँ पे नहीं था, प्रॉपर इमरजेंसी रिस्पांस भी यहाँ पे नहीं था, जिसकी वजह से ट्रेजरी हुई और लोगों को दिक्कत हुई। देन आता है नेक्स्ट टॉपिक लैंड कवर। लैंड कवर का मतलब हो जो फिजिकल और बायोलॉजिकली
सरफेस ऑफ अर्थ को कवर किया गया है ना, दैट इज लैंड कवर। जैसे वेजिटेशन, वाटर बॉडीज, पेड़, सॉइल, मतलब जो नेचुरली लैंड को कवर किया गया है जिस चीज़ से, बाय द गॉड, बाय द नेचर, दैट इज लैंड कवर। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि क्लाइमेट रेगुलेशन को करता है, ये सब आप पढ़ लेना। देन आ जाता है लैंड यूज चेंज। लैंड यूज चेंज मतलब किस तरीके से हमने अपने पर्पस के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उस लैंड को ट्रांसफॉर्म कर दिया। जैसे अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, डिफॉरेस्टेशन, इससे हमने क्या हुआ है कि बायोडाइवर्सिटी चली गई, ग्रीन हाउस इमिशन बढ़ गया है, ये सारी प्रॉब्लम हुई। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या है कि हमने जब लैंड की क्वालिटी को बिल्कुल ही गड्ढे में डसा दिया, डिक्लाइन इन अ लैंड क्वालिटी कॉज्ड बाय नेचर एंड ह्यूमन इंड्यूस प्रोसेस, दैट इज लैंड डिग्रेडेशन। इससे क्या हुआ कि जो प्रोडक्टिविटी है वो खत्म हो गई और इकोलॉजिकल फंक्शन भी हमारा इम्बैलेंस हो गया। अब उसके कॉजेज क्या है? डिफॉरेस्टेशन, गेजिंग, माइनिंग, अर्बन, क्लाइमेट चेंज, ये सारे पढ़ लेना कॉन्सिक्वेंसेज इसके। नेक्स्ट है सोयल इरोजन। सोयल इरोजन क्या होता है कि जब टॉप मोस्ट लेयर जो है ना वो रिमूव हो जाती है विद द हेल्प ऑफ एजेंट लाइक विंड, वाटर, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। और इससे क्या होता है, जो टॉप सोयल है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, अगर वही चली जाएगी तो हमारी जो फर्टाइल चीज़ें हैं वो चली जाती है। अब इससे वाटर इरोजन किस तरीके का होता है? वाटर इरोजन। वाटर इरोजन मतलब जब हमारी जो ये सॉइल इरोजन होता है वो वाटर की वजह से होता है, दैट इज वाटर इरोजन। विंड इरोजन मतलब जब हवा चलती है और ऊपर की लेयर जो है वो उड़ जाती है, दैट इज विंड इरोजन। ह्यूमन इंड्यूस एक्टिविटी, जब हम डिफॉरेस्टेशन वगैरह करते हैं और इसकी वजह से हमारी अपर मोस्ट, टॉप मोस्ट एंड फर्टाइल सॉइल खराब हो जाती है, दैट इज ह्यूमन इंड्यूस इरोजन। अब इफेक्ट क्या पड़ता है ये पढ़ लेना। इसी के साथ तुम्हारा ये पूरा कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने सारे दोस्तों में शेयर करो, अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर करो। थैंक यू।